हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आपके लिए साइंस की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली है और हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे तो बायो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये जो क्लासेस हैं ये सारी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का आपको कोर्स खरीदना पड़े। सारी क्लासेस होंगी, ठीक है, रेगुलर होंगी और ये मॉर्निंग में आपको 5 AM में मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जिनको सुबह उठने का आदत नहीं है वो सुबह उठने का आदत डाल लीजिए। ठीक है, ये क्लासेस जो है आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगी तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। और इसका जो PDF है वो हमेशा की तरह कहाँ पे आएगा तो टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, जो साइंस का जो पोर्शन है वो जो है वो किसके लिए यूज़फुल होगा, तो जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो हाल फिलहाल में जो होने वाला है झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो उसके लिए भी क्या होगा, यूज़फुल होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बायो में। क्या, तो पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो बायो है, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या, एक तो बायो, एक क्या, बायोस। ठीक है, एक क्या, बायोस और दूसरा क्या, लोगस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है, तो लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ यानी कि जीवन। और लोगस का मतलब क्या होता है, तो स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ यानी कि इसका मतलब होता है क्या, अध्ययन। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। यानी कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो जीवन का अध्ययन। ठीक है, तो अभी जो हम इसे पढ़ते हैं वह दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे क्या, एक मिनट, इसका थोड़ा सा मोटाई हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या, तो बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा तो एक क्या होता है, जूलॉजी। ठीक है, और एक होता है क्या, तो बॉटनी। एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, और बॉटनी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, देखिए अगर आपको पूछा जाए क्या कि जूलॉजी जो है, ठीक है, इसके जनक कौन है, जूलॉजी जो है यानी कि जो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसके जनक कौन है, जनक कौन है, तो इसके जनक कौन है, अरस्तु। इसके जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ, इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, मतलब इसे अगर हिंदी में अगर बोलें तो इन्हें कहा जाता है क्या, जीव जंतुओं या जीव जंतु विज्ञान के, विज्ञान के जनक। ठीक है, या जीव विज्ञान के जनक या जीव जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है, देखिए जैसे पेड़, अभी हमने क्या पढ़ा कि जूलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, जिसके जनक कौन है, तो अरस्तु। ठीक है, अब उसी तरह अगर आपको बॉटनी का पूछा जाए तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये जो थियोफ्रेस्टस थे ना, ये कौन थे, तो अरस्तु के ही स्टूडेंट थे, यानी कि अरस्तु के ही शिष्य थे, ये अरस्तु के शिष्य थे।
ठीक है। और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, एक मिनट इसका ना कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कभी भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि ये जो जीव विज्ञान है, इस वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इस वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। जीव विज्ञान जो वर्ड है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कब किया, तो 1801 ईस्वी में। कब किया, 1801 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम कि सेल का मतलब आखिर होता क्या है। सेल जिसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, तो कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका। देखिए इस सेल का मतलब होता है क्या, एक छोटा कमरा, एक छोटा कमरा, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है। कैसा है, बहुकोशिकीय, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से क्या है, मिलके बना हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसी में कि सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो एक्चुअल में कैसी थी, तो वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका, ठीक है। कोशिका कैसी थी, मृत। लेकिन सबसे पहले तो इन्हीं ने खोजा था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। यानी क्या, तो कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को, ठीक है। ये जो कोशिका है ना, इसी का मीनिंग में होता है, जो क्या कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, साइटो होता है। क्या होता है, साइटो। इसीलिए जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। देखिए ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने क्या किया था, तो मृत कोशिका की तो खोज की, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, मृत थी। लेकिन इसी में अगर पूछा जाए क्या कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जैसे मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो जीवित कोशिका की खोज की थी। कब, तो 1674 में। कब किया था इन्होंने खोज, 1674 में, ठीक है। जैसे ये जो कोशिका होती है, मैंने अभी क्या बताया कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव। तो ये जो कोशिका है ये जीवों की आधारभूत संरचना की या जीवों की शारीरिक, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। जीवों की शारीरिक आधारभूत संरचना की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इकाई होती है, ठीक है। तो कौन, सेल जो होता है वो क्या होता है, जीवों की शारीरिक संरचना, यानी कि जो हमारा बॉडी जो बना हुआ है या बॉडी पार्ट जो हमारे बने हुए हैं उसका आधार क्या है, तो कोशिका। वो किससे मिलके बने हुए, कोशिका से मिलके बने हुए, इसीलिए ये क्या है, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्या होता है, तो स्वतः जनन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, स्वतः जनन की प्रक्रिया, ठीक है, या स्वतः जनन की क्षमता होती है। क्षमता लिख लीजिए, ठीक है, स्वतः जनन की क्षमता होती है। तो स्वतः जनन की क्षमता का मतलब क्या होता है,
जैसे कभी भी अगर आप कहीं पे कट जाए या कहीं पे चोट लग जाता है तो वो जगह क्या हो जाता है, हल्का सा खाली हो जाता है कि नहीं। जैसे कभी भी होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप चाकू से या ब्लेड से कभी कट जाते हैं उंगली में, तो देखिएगा कि वहां पे वो क्या होता है, हल्का फैल जाता है। लेकिन कुछ समय जैसे 1 दिन 2 दिन जब हो जाता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, वहां पे वो हील कर जाता है, ठीक है, यानी कि वो भर जाता है। तो भरता कैसे, जो कोशिका होता है उसमें क्या होता है, तो कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। जो कोशिका है वो क्या करती है, अपने जैसी और कोशिकाओं को बनाती है और वो जगह क्या बन जाता है, वो हिल कर जाता है, ठीक है, यानी वो भर जाता है। तो यही जो सिद्धांत है यानी कि कोशिका सिद्धांत, यह किसने दिया था, जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्वान ने, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए कभी तो आप लिख सकते हैं क्या, MJ स्लाइडेन, MJ स्लाइडेन और थियोडर स्वान, थियोडर या थियोडोर स्वान, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो आप ऐसे याद सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि सभी सजीवों का जो शरीर है वो क्या है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने क्या बोला, स्लाइडेन और स्वान ने, कि सभी सजीवों का जो शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कभी भी जब चोट लगती है तो होता क्या है कि जो कोशिकाएं मर जाती हैं उन कोशिकाओं को क्या करती है, दूसरी कोशिकाएं भर देती हैं। कैसे, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। कैसे भर देती हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। कैसे भरती है, कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर इसी में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है इसके, ठीक है। अगर इसका भार अगर पूछा जाए तो वो कितना होता है, 1.4 kg, यानी कि 1.5 kg के लगभग, ठीक है। अगर पूछा जाए इसी में कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका, तो वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ये तो हुआ ओवरऑल का, यानी कि सब चीजों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। लेकिन अगर बाय द वे कभी पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो वो कौन सी है, तो अंडाणु, अंडाणु जिसे क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है, तो फीमेल में, ठीक है। उसके बाद अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। और ये मेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मेल में। तो बड़ी और छोटी तो हमने देख लिया। और अगर आपको सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो न्यूरॉन, क्या है, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, अंडाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवम, ठीक है। और ये किसमें पाई जाती है, तो फीमेल्स में। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका कौन सी, शुक्राणु, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म, मेल्स में पाया जाता है। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की कौन सी, तो न्यूरॉन, ठीक है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये तो आपको पता चला। अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जो कोशिका सिद्धांत है, यानी कि जो कोशिका का जो विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका का जो विभाजन होता है, जैसे कहीं पे शरीर की अगर कोशिकाएं मृत हो गई हैं चोट लगने पे या कट जाने पे, तो दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, तो उसकी मदद करती हैं और वो उस जगह को क्या करती है, भर देती हैं। किसके द्वारा, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। लेकिन अगर इसी में आपको इसे रिलेट करके पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन से अंग में जो है सबसे तेजी से क्या होता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है,
ठीक है, या कोशिका विभाजन होता है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन, ठीक है, कहाँ पे होता है? तो वो होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में, जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं? तो यकृत, ठीक है, यकृत या लीवर। तो यहाँ पे जो है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे स्लो में यानी कि कह सकते हैं क्या कि सबसे कम जो है वो कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में क्या होता है ना कि सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। जैसे कि कभी भी जो बाइक चलाते हैं उनको बोला जाता है क्या कि हेलमेट पहन के मतलब चलाना है गाड़ी, ठीक है। ऐसा आपको कभी कहा गया है कि पैर में आप जो पैड आता है, क्रिकेट वाला जो पैड आता है वो पहन के चलाइए? ऐसा कभी बोला गया है क्या? ऐसा तो नहीं बोला गया। लेकिन बोला जाता है क्या कि आप हेलमेट को जो है हमेशा क्या करके रखना है आपको? तो कैरी करके रखना है, ठीक है, और उसको पहन के चलना है। तो क्यों कहा जाता है? ताकि जो आपका ये जो दिमाग है ये क्या रहे? ये बचा रहे, ठीक है। इसमें होता क्यों क्या है कि ब्रेन में जो है सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। अगर सबसे कम कोशिका विभाजन हुआ तो ब्रेन क्या काम करते रहेगी? नहीं, वो क्या होगा? काम करना वो छोड़ देगी, या काम मतलब ना के बराबर हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में रहें, ठीक है, इस टाइप से हो जाता है कभी क्या, ठीक है। तो इस हमें क्या करना है कि कभी भी गाड़ी चलाते वक्त क्या करना है हमको? हेलमेट जो वो कैरी करना है, ठीक है। तो क्यों करना है? क्योंकि जो ब्रेन है वो हमारे शरीर का मेन भाग है, ठीक है, जिसे हम सीपीयू कह सकते हैं। जिस तरह कंप्यूटर में होता है कि नहीं, तो उसी तरह ब्रेन भी होता है। और इसमें भी क्या होता है कि सबसे कम कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करना है? हमें बचा के रखना है। ऐसा नहीं बचा के रखना मतलब ये नहीं कि पढ़ने में इसका यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट जरा सा आप रुक जाइए। चलिए देखिए, जो मैंने कोशिका बताया अभी, कोशिकाओं को जो है वो संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना कि एक नया स्लाइड पे हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोशिकाओं को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, ठीक है। एक होता है क्या? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और एक साइड क्या होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रो का मतलब होता है पहले, यानी कि जिनका निर्माण जो है वो पहले हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनका निर्माण जो है वो कंप्लीट तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कुछ जीवाणु आ जाएंगे, कुछ आर्किया आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जैसे जीवाणु है, जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या उन्हें हम देख सकते हैं क्या? खुली आंखों से खुली आंखों मतलब क्या? नंगी आंखों से देख सकते हैं क्या? उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, ठीक है। ये कैसे होते हैं? तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है ना कि केंद्र का अभाव होता है। केंद्र का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। लेकिन ये बहुत ही क्या होती है? तो पतली होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा पतली होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या 1 होती है, ठीक है।
यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती है कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, विकसित कोशिकाएं, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो मानव, ठीक है, जीव जंतु, ठीक है, पादप, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे। तो यूकेरियोटिक के अंदर ये आएंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है ना कि इनके कुछ कोशिकांग होते हैं, इनका क्या होता है, कुछ कोशिकांग होते हैं। अभी ये जो मैं बता रही हूँ उसे मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल मैम ने क्या किया तो लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो इससे कुछ कोशिकांग होते हैं, क्या क्या, तो गोल्जी काय, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या, तो क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद लाइसोसोम और राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं, जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं की ये कोशिकांग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ शायद गलती लिखा गया है, यहाँ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कोशिकाओं के थ्रू क्या उसको एनर्जी के फॉर्म में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। लेकिन इसमें जो है ये जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ये जो आखिर एनर्जी आखिर ये बनाते कैसे हैं, तो इनका जो निर्माण है वो जीव द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है, जीव द्रव्य में होता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगी ये। चलिए अभी हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जैसे आप लिख सकते हैं क्या कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसके कुछ कुछ उदाहरण क्या हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण में क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया क्या कि इसके अंतर्गत जीवाणु आ जाते हैं, आर्किया, ठीक है, जीवाणु, आर्किया इत्यादि, ठीक है। और देखिएगा जैसे कि अब हम क्या करते हैं ना कि इसको डायग्राम पे दिखा ही देते हैं, एक मिनट। देखिए ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो आपको ये जो पूंछ जैसा नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, जो पूंछ जैसा जो नजर आ रहा है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फ्लैजिला कहा जाता है। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसे कशाभिकाएं कहा जाता है, कशाभिकाएं। ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है क्या, ये जो है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यानी कि जो भी ये जो जीव होते हैं तो उनमें क्या करती है, संचलन का कार्य करती है। क्या करती है, संचलन का, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो चल पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपके छोटे छोटे जो रोम जैसे जो निकले हुए हैं, ये काम क्या करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं किसी भी सतह में चिपकने पर। जैसे आप एक कीड़ा देखते होंगे जो बरसात के टाइम में बहुत ही ज्यादा निकलता है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ इस टाइप से होता है, जैसे जिसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि आपको उसमें भी क्या होगा, कुछ कुछ बाल नजर आएंगे, ठीक है। और उसके यहाँ पे कुछ होता है जो चिपकने में उसको क्या करता है, सहायता करता है। तो उसी तरह से जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे जो नजर आ रही है, जो रोम जैसे जो निकले हुए हैं रोए, उन्हें क्या, वो जो है वो क्या करते हैं, इन्हें चिपकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और ये क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मैंने अभी बताया क्या, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद आपका गोल्जी काय होता है, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है, केंद्रक होता है जो न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, तो लाइसोसोम होता है
देखिए इसमें राइबोसोम है, जिसमें ये भी राइबोसोम इसमें भी है, ठीक है। और इसके अंत ये जो आपका यूकेरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, ठीक है। इसी के अंदर जो है आपका यहाँ पे शायद इंडिकेट नहीं किया गया है, इसी के अंदर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो आपका पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, ठीक है, जिसे हरित लवक कहते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल का मतलब क्या, तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सेल प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सेल वॉल। तो वॉल से आपको याद रखना है क्या, दीवार, ठीक है। और गांव ये सब कभी भी गांव ये सब जो गांव से रिलेट करते हैं, जो उन्होंने कभी सुना होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो दीवार को भीत भीत करके बोलते हैं। क्या करके बोलते हैं, भीत भीत, ठीक है। तो उसे याद रखिएगा क्या कि सेल वॉल का मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या, देखिए ये जो यूकैरियोटिक जो कोशिका है इसके अंदर पादप भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, आपका सेल वॉल जो वो पाया जाता है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम आगे, जब पढ़ेंगे क्या, तो एनिमल सेल और जो प्लांट सेल पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। उसके बाद और इसका जो लेयर होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसमें भी क्या पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखिए ये तो डायग्राम तो समझ में आपको आ गया होगा। आगे जो हम चलते हैं, जैसे क्या कि अभी हमने पढ़ा क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। और उसी में हमने क्या पढ़ा, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो इसी के अंदर पढ़ना है हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल यानी कि क्या, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक है, जिसकी स्टडी हम कब करेंगे, तो अगले क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जितना भी पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक मिनट, शुरू से एक बार मैं दिखा देती हूँ इसे सारा को। हमने बायोलॉजी के बारे जान लिया, ठीक है। उसके बाद इसके जनक कौन है, सेल के बारे हमने पढ़ा। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी, छोटी और लंबी कोशिका को भी हमने पढ़ा। सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये दोनों को तो हमने पढ़ा, ठीक है। आगे जो है अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और साथ में कमेंट भी कीजिए। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये पता चलेगा क्या कि आपको जो है ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल हो रही है, तो मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में एनिमल सेल और प्लांट सेल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।